अभी के यूथ में क्या ऐसा 3 वार्निंग साइन है जो अभी यूथ अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी इग्नोर करते हैं? जैसे सुसाइड का भी टेंडेंसी, ये एक मेन रीजन है पीटीएसडी का। अगर स्लीप आर्किटेक्चर को देखा जाए तो ये आपके पूरे नींद का ब्लूप्रिंट होता है और ये 90 मिनट के साइकिल में डिवाइड होता है। रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो अभी के समय में दा विंची सर्जिकल सिस्टम जैसा चीज़ आ रखा हुआ है जो कि सर्जरी को रोबोट ही आसानी से कर दे रहा है। बोलेंगे कि ये एक फेक एनर्जी टाइप का है, आपको तो बूस्ट दे रहा है लेकिन आपके बॉडी को खोखला करते जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो। एक वर्ष होने को है जब पहली बार लर्निंग नाउ पॉडकास्ट बनाने की इच्छा मेरे अंदर उत्पन्न हुई और बीते पिछले एक वर्ष में इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है क्योंकि मुझे लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना एवं उनसे सीखना काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा है। आज इसी सिलसिले में आज मैं ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने लगभग हर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का ड्रीम लाइफ जिया है। पहले तो एमबीबीएस करना और दूसरा वो भी अब्रॉड से। मैं इनसे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनके जीवन के एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल पे बात करने में एवं अभी के समय में स्टूडेंट का जो बैड हेल्थ हैबिट्स होता है उसके ऊपर डिस्कशन करने में। आई वेलकम यू डॉक्टर राजीव कुमार ऑन दिस एपिसोड ऑफ लर्निंग नाउ। तो आपने पहली बार कब डिसाइड किया कि आपको एमबीबीएस करना है, वो भी अब्रॉड से? क्या ये आपका पर्सनल ड्रीम था या एक प्रैक्टिकल डिसीजन था कि बाहर जाके एमबीबीएस करना हो? मेरा ये ड्रीम नहीं था कि मैं बाहर जाके ही एमबीबीएस करूंगा, लेकिन ये ड्रीम जरूर था कि मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा। हुँ, इसीलिए ड्रीम को अचीव करने के लिए मैं अब्रॉड को चूज किया। हुँ। अब्रॉड जाने का मेन रीज़न क्या था? क्यों आप अब्रॉड ही चूज़ किए, इंडिया नहीं? अब्रॉड जाने का रीजन ये था कि मैं अपने स्टडी को लेके कॉन्शियस था और मैं ज़्यादा टाइम ड्रॉप आउट में नहीं डालना चाहता था। हुँ, मेन एक रीजन ये था कि मैं अब्रॉड को चूज किया। ओके। तो जैसे स्टडी के बारे में आपने बात किया तो यहाँ की स्टडी, इंडिया की स्टडी और अब्रॉड की स्टडी में मेन मेन डिफरेंस आपको क्या दिखता है यहाँ और वहाँ में? वहाँ का पैटर्न और यहाँ का पैटर्न अगर देखा जाए तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट वहाँ वहाँ के स्टडी इन्वायरमेंट में एज ए आपको स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है हुँ, यहाँ के कंपैरिजन में। हुँ, और वहाँ वहाँ का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, हुँ, वो थोड़ा डिफरेंट है कि आपको ऑन स्पॉट आपका एनालिसिस होगा, आपका रिजल्ट हुँ, ऑन स्पॉट बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा प्रोसेस सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है। हुँ। ये मेन डिफरेंस है। अभी जो भी बच्चे मतलब घर छोड़ के बाहर जाते हैं, सबसे बड़ा इशू होता है होम सिकनेस का। तो आपके साथ होम सिकनेस जैसा कुछ हुआ था कि नहीं? और हुआ तो आपने उसको हैंडल कैसे किया? इनिशियल फर्स्ट मंथ जो था उसमें थोड़ा बहुत हुआ था, बट उसको मैंने हैंडल किया। जैसे कभी वॉक पे निकल गए हैं, कभी दोस्तों के बीच बैठ के गॉसिप कर लिए हैं, कभी हुँ, एक्स्ट्रा टाइम लिया तो कोई गेम खेल लिए हैं। हुँ। उससे मैं अपने होम सिकनेस को दूर किया। जहाँ आप गए वहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी गए होंगे। तो जी। आपने अपना जो फ्रेंड सर्कल बनाया था वो केवल इंडियन था या इंटरनेशनल फ्रेंड सर्कल भी मेनली था? नहीं, इंटरनेशनल फ्रेंड सर्कल भी थे, वहाँ के लोकल्स भी थे, रशियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे, हुँ, कुछ बांग्लादेशी भी थे। हाँ। फ्रेंड सर्कल था और लेकिन है भी। अभी के समय में 18 से 30 साल के बीच में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है आपको लगता है और क्यों हो रहा है? इसके पॉइंट आपको या इसको कैसे टैकल अच्छे से किया जा सकता है क्या हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो? हमारे हिसाब से 18 से 30 का जो बीच का उम्र है, हुँ, ये काफ़ी स्ट्रेसफुल एज ए यंग एज गुजर बिल्कुल। रहा है लोगों के लिए, हुँ, क्योंकि इसमें आपको कैरियर प्रेशर है, फैमिली हुँ, प्रेशर है, हुँ, बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है इस बीच में। इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेज आ रहे हैं। हुँ, तो इसीलिए जो बॉडी है एज हुँ, एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है हुँ, चेंजेस को। हुँ, तो इसमें जो हार्मोन्स है इसमें काफ़ी हाई लेवल तक बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हुँ, लेवल हाई रहता है, हुँ, जिससे हमेशा जो यूथ है वो पैनिक मोड में रह रहा है। हुँ। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाना ये सब चीज़ें का हाँ, रीज़न हाँ, होगा। हाँ। कॉर्टिसोल जब आपका बढ़ेगा तो इसमें आपका वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और थायराइड लेवल जब बढ़ बढ़ता है जाता तभी ये हार्मोनल इम्बैलेंस बैलेंस होते होता हैं है। यूथ में, तो इसी के कारण मेन है कि ये सब होता है। हुँ, जैसे आजकल देख रहे हैं कि लेट नाइट लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, जंक फूड का ज़्यादा कंज़म्पशन शुरू हो गया है। तो ये यूथ के बीच में एक बहुत ज़्यादा ये प्रचलन शुरू हो गया है, इसके वजह से भी ये बढ़ ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ़ हुँ। बीत रही है 18 से 30 वालों पहले का। तो 18 से 30 स्ट्रेसफुल होता ही होता है प्लस आप
वो चीज भी कर रहे हो जिससे और बढ़े, और बढ़े, आप वैसा फूड भी खा रहे हो, और वैसा फूड ड्रिंक भी भी कर खा रहे रहे हो, हैं तो फिर वो वैसा आप अपने हेल्दी। लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारा रीजन है जो ये स्ट्रेसफुल 18 से 30 वाले लेके चल रहे हैं साथ में। क्या किया जाए कि हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो और आप अपने जीवन में भी अच्छे से काम कर पाओ? इसके लिए मेरा एडवाइस यही है कि सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि लाइफस्टाइल को आप जब तक चेंज नहीं कीजिएगा तब हम्म। तक इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वही अच्छे से टाइम से हाँ, उठना। आपको उतना ही नहीं, लाइफस्टाइल में बहुत सारा जैसे बेसिक्स हुआ, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये आपको एज अ लाइफ पार्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी के यूथ में क्या ऐसा 3 वार्निंग साइन है जो अभी यूथ अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी इग्नोर करते हैं? आजकल के भागम भाग जिंदगी में वार्निंग साइन आप बोल सकते हैं कि बहुत जैसे लगातार थकान हो रहा है, जिसको लोग एज अ थकान बोल के छोड़ दे रहे हैं, हुँ, उस पे ज्यादा सीरियसनेस के साथ उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हुँ, जिसका मुख्य कारण हो सकता है कि जैसे आप रात में सोए हैं, हुँ, 7-8 घंटे की नॉर्मल नींद लेना है, जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, हुँ, सुबह जग रहे हैं तो उनको थकान फील हो रहा है, हुँ, उसको भी लोग ऐसे नींद पूरा नहीं हुआ बोल के छोड़ दे रहे हैं। हुँ, एक तो मेन रीजन ये हो गया, जो इग्नोर कर रहे हैं लोग। जो लोग इग्नोर लगातार कर रहे हैं, हुँ, और दूसरा मूड, आपका मूड स्विंग। स्विंग बोल सकते हैं, हुँ, जैसे इरिटेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसको आप काफ़ी ध्यान से एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, इसका मेन कारण हो सकता है कि आपके बॉडी का जो हार्मोन्स है, हुँ, वो डिसबैलेंस हुआ होगा। हुँ, हुँ, इसके वजह से भी हो रहा है, जिसको लोग इग्नोर कर एज़ ए इग्नोर, सब ये सब इग्नोर मतलब कर रहे जीवन का हैं। ये पार्ट है। पूरा जीवन का पार्ट है। और आपके बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, लोग हुँ, वो समझ नहीं पा रहे हैं। लोग सब कुछ थकान पे छोड़ दे रहे हैं कि सब थकान है, और टाइम टू टाइम उसको एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो बॉडी ये वार्निंग साइन जो आप थकान बोलते हैं, ये बॉडी का वार्निंग साइन है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हुँ, और इसको नॉर्मल लेके चल रहे हैं, और ये बाद में जाके काफ़ी हार्मफुल है। घातक साबित और डेंजरस बॉडी के लिए हो रहा है। हुँ, पीटीएसडी जो अभी काफ़ी उछला हुआ टर्म है, ये अभी के समय में कितना सीरियस होता जा रहा है स्टूडेंट के जीवन में? पीटीएसडी का देखो फुल फॉर्म होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हुँ, ये अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी गंभीर होते जा रहा है। हुँ, इस ये और इस इसका गंभीर परिणाम ये यूथ के अंदर ज़्यादा देखा जा रहा है। ये रहता दिमाग में ही है, ये आपके दिमाग को लिमिट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, हुँ, जिसके कारण से आपके दिमाग में स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, हुँ, और आप कुछ समझ नहीं पाते हैं तब तक, या आपके दिमाग में पूरा घर कर गया रहता है। हुँ, और घर करने का कारण जब घर करेगा आपके दिमाग में, तो बहुत सारे कॉन्स क्रिएट होंगे आपके दिमाग में, अप्स डाउन्स आएँगे। जैसे सुसाइड का भी टेंडेंसी, ये एक मेन रीज़न है पीटीएसडी का, हुँ, कि इसका टेंडेंसी बढ़ जाता है सुसाइड का, और बच्चे स्ट्रेस के वजह से कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, हुँ। जो ये आज के युवा में कुछ ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके कारण मेमोरी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, आप स्ट्रेस जैसे ट्रॉमा जो है स्ट्रेस के कारण हो रहा है, तो स्ट्रेस से आपका गट सिस्टम गट सिस्टम खराब होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी बॉडी बहुत सारा एब्नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा, हुँ, आपका मेमोरी भी धीरे-धीरे डाउन होता चला डाउन जाएगा। होता चला जाएगा। नेगेटिव की तरफ हुँ, हमेशा आप ये रहिएगा, मूड स्विंग आपका कंटीन्यूअस रहेगा, तो आप हुँ। जैसे हमने अभी बात किया कि लाइफ़स्टाइल अच्छा होना चाहिए, तो लाइफ़स्टाइल में सबसे बड़ा चीज़ होता है स्लीप। तो स्लीप आर्किटेक्चर अभी क्या होना चाहिए एक आदमी का कि वो उसका जो लाइफ़स्टाइल काफ़ी अच्छा रहे? अगर स्लीप आर्किटेक्चर को देखा जाए तो ये आपके पूरे नींद का ब्लूप्रिंट होता है, हुँ, ठीक है? और ये 90 मिनट के साइकिल में डिवाइड होता है, और ये इसका मेनली 2 टाइप का होता है, एक नॉन रैम एक रैम, रेम हाँ। ठीक है? तो ये जो नॉन रैम है, ये भी 3 हुँ, भाग में बाँटा गया है, हुँ, N1, N2, N3। तो N1 होता है जैसे आप लाइट नॉट डीप, हुँ, और N2 होता है हार्ट रेट को स्लो करता है, हुँ, और N3 जो है, ये डीप स्लीप होता है। हुँ, तो ये जो आप डीप स्लीप में जब रहते हैं तो आप सपने जैसे होता है ना, हुँ, ये सब विजुअलाइज़ करते हैं, हुँ, ठीक है? और N2 जो है आपका, वो हार्ट रेट को स्लो कर देता है, तो आप बॉडी उतना ही, रिपेयर हाँ, बॉडी रिलैक्स मोड में चला जाता है। रेम क्या है? रैम का फुल फॉर्म आरईएम का? और इसका होता है रैपिड आई मूवमेंट, NREM का होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है? जैसे आप N3 जो है ना, मेन बॉडी का जो आप जब स्लीप लेते हैं,
तो मेन N3 होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट का N3। इसको डेल्टा स्लीप भी बोलते हैं। इसमें बॉडी अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मेन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं N3, तो इसी के वजह से आपका स्लीप आर्किटेक्ट बिगड़ता है। और स्लीप आर्किटेक्ट बिगड़ता है तो देखते हैं आप सुबह में उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते हैं, लेथार्जी बॉडी आपका रहता है, शरीर का दुखना हुआ ये सब, तरह तरह की आपको सुबह में सिकनेस टाइप का थोड़ा फील होने शुरू हो जाता है। अगर आपका स्लीप आर्किटेक्ट सही है तो आप नींद पूरा फील कीजिएगा, नहीं है तो सही नहीं है तो फिर सही कैसे किया जा सकता है आपको लगता है? इसका सही करने का अगर ये किया जाए तो आप अपने स्लीप फाउंडेशन को ठीक कीजिए। स्लीप फाउंडेशन को ठीक करना मतलब अपने टाइम टेबल को सुधारिए। सही 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा का नींद आपके लिए जरूरी है। 7-8 जैसे अब स्लीप साइकिल 90 मिनट का ही होता है, हाँ हम 4 ही स्लीप साइकिल लें। हाँ, 360 आप अगर आपका नींद रात में पूरा नहीं होता है तो आप छोटा छोटा नैप लीजिए, इससे भी ठीक हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मानिए हम नैप लिए 90 मिनट का तो वो एक स्लीप साइकिल की तरह हो गया कि वो स्लीप साइकिल एक 90 मिनट में पूरा हो ही जाता है या नहीं होता है? पूरा हो जाएगा, लेकिन आप वो बोले हैं ना कि आपको जरूरी है कि आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर उसके हिसाब से आप नहीं कीजिएगा तो फिर आप नहीं कर थोड़ा पाएंगे, बहुत दिक्कत हो सकती दिक्कत कर रहे हैं अपने आप को। अभी जैसे कि स्लीप आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी जैसे हम लोग के एज के ही कॉलेज के बच्चे लोग जब ज्यादा प्रेशर होता है तो सोने के लिए कैफीन, नींद ना आए उसके लिए कैफीन का यूज करने लगते हैं। तो ये कैफीन का यूज करना कितना सही है, कितना गलत है? आज सही पूछो, आजकल के स्टूडेंट में कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसको हम एज ए स्लो पॉइजन बोल सकते हैं। इसलिए कि जो स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं कि लॉन्ग लॉन्ग रन में जाना है तो थोड़ा नींद को भगाना है। अब नींद को भगाने के लिए ये अपने नींद को मार रहे हैं, ठीक है। जो कंज्यूम कर रहे हैं कॉफी को, और ये दिन पर दिन हसल कल्चर बनते जा रहा है, एक ट्रेंड सेटर हो गया है कि कॉफी पिएंगे तो नींद भागेगा और आराम से पढ़ लेंगे। और आराम से पढ़ लेंगे। तो ये हम ये बोलेंगे कि ये फेक एनर्जी टाइप का है, आपको तो बूस्ट दे रहा है लेकिन आपके बॉडी को खोखला करते जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो। कॉफी से अच्छा है कि आप छोटे छोटे नैप ले लेके करें। ले लेके आप काम करें तो ज्यादा बेटर है। अभी इंस्टाग्राम पे हेल्थ के फील्ड में सबसे ज्यादा उछलने वाला जो टॉपिक है वो है बायो हैकिंग। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बायो हैकिंग हैकिंग करते रहते हैं। तो अभी साइंटिफिकली बात किया जाए तो बायो हैकिंग है क्या, आप ये बताएंगे? और फिर और ये जो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं वो क्या, उस दोनों में क्या अंतर दिखता है बायो हैकिंग में? साइंटिफिक तौर पे अगर बोला जाए तो बायो हैकिंग डाई बायोलॉजी है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपने लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन से अलावा अपने बॉडी के टेक्नोलॉजी को समझते हैं। और इसका काफ़ी आपके बॉडी के परफॉर्मेंस हेल्थ पे ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको अपने बॉडी के हिसाब से अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसमें आपका जो बॉडी है कैसे हेल्थ लाइन पे वर्क कर रहा है, ये चीज बायो हैकिंग समझाता है। लेकिन आज के समय में बायो हैकिंग कहने का मतलब हो गया कि आप कोल्ड शायर करो, फास्टिंग करो, ये करो, वो करो, और अपने बॉडी को जितना हो सके मतलब दो गुना 3 गुना, मतलब जो इंस्टा पे ग्राम पे ये दिखता है कि 2 गुना 3 गुना ज़्यादा वर्किंग बनाओ, जितना हो सकता है उसका लिमिट पुश करो। तो ये क्या बायो हैकिंग ये है? आप कुछ हद तक बोल सकते हैं कि बॉडी को रिपेयर करने के लिए आप फास्टिंग करो, लेकिन लॉन्ग फास्टिंग आपके बॉडी के लिए भी तो हानि है ना, जिससे आपके बॉडी ज्यादा लॉन्ग टर्म तक वो रिपेयर नहीं कर पाता है। इसीलिए ज्यादा लॉन्ग आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के लिए आप फास्टिंग कर रहे हैं तो कुछ हद तक सही है, लेकिन लॉन्ग फास्टिंग आपको नहीं करना है। आपने वहाँ 5 साल पढ़ा, तो कोई एक स्पेसिफिक मूवमेंट आपके हॉस्पिटल में जो आपके पूरे जीवन जीने के तरीके को, पूरे लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज कर दिया हो, देख के आपको लगा हो? एक बार मैंने राउंड पे था तो एक पेशेंट था जो काफी सीरियस कंडीशन में था। फिर भी मैं अपने सीनियर के साथ राउंड पे था तो वो पेशेंट से एज अ फीडबैक लेने आए थे, उसका रूटीन एनालिसिस करने आए थे। इतना सीरियस कंडीशन में भी था तो वो मेरे सीनियर को जवाब दिया कि सब कुछ अच्छा है। ये चीज मुझे काफी प्रभावित किया था वहां पे उस टाइम पे कि इतना सीरियस कंडीशन होते हुए भी एक पेशेंट बोल रहा है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा अपने फर्टिनिटी के लिए सेटिस्फेक्शन दिया कि चलो इतना खराब कंडीशन होते हुए भी पेशेंट अपने आप को बूस्ट दे रहा है तो हमें भी थोड़ा मोटिवेट होना चाहिए। हाँ, अपने हर एक कंडीशन को लेकर
कि नहीं जूझना चाहिए कि हाँ आपके साथ अगर निगेटिव भी कुछ हो रहा है तो एज आप पॉजिटिव रहिए। तो आप आसानी से ओवरकम हैंडल कर पाइएगा उस चीज को। आप जैसे अब हम जब भी दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ का कल्चर काफी अलग होता है, तो आप इंडिया से अब्रॉड गए पढ़ने, तो आपको सबसे पहला कोई कल्चरल शॉक मूवमेंट आपको दिखा हो वहाँ पे, जो आपको सबसे अलग लगा हो कि ये क्या हो रहा है कल्चर में, वहाँ के कल्चर में इंडिया से काफी अलग, काफी शॉक मूवमेंट आपका क्या था? एज ए कल्चरल फंक्शन वहाँ देखा जाए तो काफी कुछ डिफर था इंडिया से। जैसे कोई जैसे हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट है, वहाँ फीमेल डोमिनेंट है, वहाँ जो भी है फीमेल कर रही है, तो ये देख के थोड़ा सा शौक लग रहा था कि हमारे देश में ये कल्चर नहीं है, लोग अभी उतना अडॉप्ट नहीं किए हैं ये कल्चर है। एज ए फूड कल्चर देखा जाए तो काफी डिफरेंस है यहाँ का खान पान और वहाँ का खान क्या पान देखा क्या जाए मेन तो। डिफरेंस है जैसे? जैसे हम लोग रोटी चावल दाल ये सब है तो उनका टोटली डिफरेंट है। हाँ, वहाँ क्या खाते थे? उनका एक होता था लिपोस्की पिरोस्की, वो वो काफी ज्यादा प्रिफर करते थे बॉइल्ड फूड खाना। हाँ। हम लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं कुकिंग फूड खाना। हाँ, कुकिंग फूड। तो उनका खाने का कल्चर भी बहुत डिफरेंट था। अच्छा, जैसे कि किर्गिस्तान, आप मतलब वहाँ का कल्चर बहुत प्यारा है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर जगह रहता है, तो आपने वहाँ कहाँ-कहाँ घूमा, कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया? और कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रिप आपका याद हो, यादगार ट्रिप हो वहाँ का? मैंने किर्गिस्तान गया तो वहाँ का इन्वायरमेंट ही मुझे इतना सूट किया कि मैं वहाँ से आने का नहीं चाह रहा था। मैंने वहाँ 6 साल के अंदर में काफी एक्सप्लोर किया है और काफी जगह मुझे पसंद आई है, जो आज भी याद है मुझे और आज भी याद आती है उस जगह। जैसे वहाँ एक इसिकुल लेक है जो एज ए रिकॉर्ड बोलता है लोग कि एशिया का सबसे बड़ा लेक है और वहाँ काफी बड़ा बीच है। तो मैंने वहाँ 6-7 दिन अपने लाइफ का प्रीसियस टाइम वहाँ गुजारा और काफी एंजॉय किया अपने दोस्तों के साथ। फिर मैंने माउंटेन कोलतोर माउंटेन। वो कैगेती में है, वहाँ किर्गिस्तान एक कैगेती जगह वहाँ पे है कोलतोर। वहाँ मैंने आई थिंक 7-8 घंटे का ट्रैकिंग करने के बाद उस लेक के पास पहुंचा। वो काफी मेरे लाइफ के प्रीसियस मोमेंट थे वहाँ पे। काफी मजेदार, मतलब हाँ, काफी सुंदर सा भी होता है ना बहुत शानदार व्यू एकदम। पूरे किर्गिस्तान मतलब एज ए टूरिस्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा है। घूमने के लिए किर्गिस्तान। बहुत अच्छा फील होता है वहाँ जाने के बाद, आप पूरे स्ट्रेस लेवल को आप वहाँ कम कर वहाँ सकते हैं। से जनसंख्या भी बहुत कम है, तो लोग बहुत कम है वहाँ जनसंख्या, लगता ना है के बराबर है। लोग ही नहीं, केवल आपको नेचर ही नेचर दिख बिल्कुल रहा है। नेचर फ्रेंडली कंट्री है हम्म। हम बोले तो। कि टेक्निकल क्षेत्र में बात किया जाए तो एआई काफी ज्यादा आ रहा है, और एआई मेडिकल फील्ड में भी आया है, तो अभी आपको क्या लगता है कि कहाँ, किस एरिया में, अभी मेडिकल के किस एरिया में एआई जो है वो ह्यूमन को आउट परफॉर्म कर रहा है? देखो मेरे हिसाब से एआई आने के बाद ह्यूमन को टोटली, ह्यूमन डॉक्टर्स को टोटली आउट परफॉर्म कभी नहीं करेगा। हम्म। क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड है और सिस्टम जनरेटेड कभी ह्यूमंस को आउटडेटेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है और टेक्नोलॉजी तुम भी जानते हो कि कभी कभी धोखा दे सकता है। हम्म। तो तुम ह्यूमंस डॉक्टर को कभी आउट पावरिंग नहीं कर सकते हो। एआई ये और बेहतर बनाएगा और विथ कोऑर्डिनेशन विथ ह्यूमन डॉक्टर्स। हाँ, ये कभी आउट पावरिंग नहीं करेगा। जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि मतलब केवल टेस्ट रिपोर्ट्स देखना उनका काम होता है, तो वहां तो वो स्पेसिफिक डाटा डॉक्टर के पास भी है कि ये होगा तो ऐसा चीज होगा, तो वो चीज तो ये आसानी से कर पाएगा, तो वहाँ डॉक्टर की क्या आवश्यकता होगी? जैसे मानिए कि एक कोई एक्सरे का रिजल्ट आया, तो वो हम एक डॉक्टर देख रहा है या एआई देख रहा है, एआई आसानी से इमेज को बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ये और इन्हांस करेगा। ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन ये और इन्हांस के साथ आपको रिपोर्ट पेश करेगा, लेकिन आउट पावरिंग नहीं करेगा। अभी मैंने जैसे बताया है कि ये डाटा एनालिसिस है, कभी भी ये वो ग्लिच आ सकता है इसमें, तो आपका रिपोर्ट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जरूरी ह्यूमन ही इसको इस एरर को कम कर सकते हैं। ये इन्हांसमेंट में काफी एआई मदद करेगा, लेकिन आउट पावरिंग ह्यूमंस डॉक्टर को कभी नहीं करेगा। रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करते हैं, तो अभी के समय में दा विंची सर्जिकल सिस्टम जैसा चीज आ रखा हुआ है, जो कि सर्जरी को रोबोट ही आसानी से कर दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 20 साल के अंदर सर्जरी, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, उसको भी रोबोट कर पाएंगे? जैसे बोले हो कि अगले 20 साल तक ये कहीं रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी एज अ फंक्शन वर्क कर रहा है, स्पेशली कुछ डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, लेकिन ये भी टोटली आउट पावरिंग नहीं करेगा। ये ह्यूमन के हेल्प से ही काम होगा रोबोटिक सर्जरी में, लेकिन इसमें भी इन्हांसमेंट आएगा। जैसे काफी ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी फर्दर डेवलप होंगे
ये डेवलप होंगे तो आप किसी भी रिमोट एरिया में बैठे पेशेंट को आप एक कमांड पे ट्रीट कर सकते हो। तो रोबोट फुल्ली फंक्शन नहीं कर सकता है, और ये एज ए मेडिकल फील्ड को देखा जाए तो ये काफी डीप ट्रीटमेंट के लिए, इन्हांसमेंट के लिए ये काफी अच्छा है, लेकिन ये भी आउट पावरिंग नहीं करेगा। अभी अभी के समय में माइक्रो रोबोट से बात है, छोटे छोटे रोबोट, जैसे कि बॉडी के किसी पार्ट में जाके वहां कोई दवाई डिलीवर करना हो, वहां कुछ चेंज करना हो, वहां क्लॉटेज हटाना हो, तो अभी के समय में से बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो रोबोट्स आ चुके हैं, जिसके आसानी से जाके वो चीज को कर देते हैं। तो एक तरह से वो हेल्प कर रहे हैं। ओवर पावरिंग कभी नहीं हो सकता है। आप ऐसा भी तो हो सकता है कि इतना तगड़ा टेक्नोलॉजी आ जाए, जैसे कि आपको हार्ट का कोई सर्जरी करना है या कुछ पार्ट का सर्जरी करना है, तो ह्यूमन का जरूरत ही नहीं पड़ा। आप एक ह्यूमन को लेके आए, रोबोट आया, खोला, देखा, तुरंत काटा, हटाया, कर दिया। तो आपको तो अभी बताएं कि ये सब सिस्टम जनरेटेड है ना। हाँ, एरर एरर के डर के कारण। एरर के डर के कारण कभी भी फेल्योर तो हो सकता है ना। हम्म, तो कैसे ये ह्यूमन डॉक्टर को टोटली आउट पावरिंग कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। ये हमेशा सिस्टम सिस्टम का पार्ट रहेगा, लेकिन ह्यूमन डॉक्टर कभी सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि वो एरर का हमेशा डर रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और प्लस मानिए अगर कोई गलती कर देता है एआई, तो फिर किसके ऊपर दोष दिया जाए? ह्यूमन कंपनी डॉक्टर ही होंगे जो वो देख रहे होंगे, ग्लिच को ठीक करेंगे। कंपनी को दिया जाए, हॉस्पिटल को दिया जाए, या बिल्कुल वो जो एआई सिस्टम बनाया है उनको दिया जाए, तो ये वाला पार्ट हमेशा रह जाएगा इसलिए। बिल्कुल। ये मतलब एक जैसे हम्म, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, तो लोगों के अंदर ये हो रहा है कि सारे ह्यूमंस अब आउट ऑफ हम्म, रेंज चले जाएंगे, तो ये सिस्टम में कभी नहीं होगा कि ह्यूमन डॉक्टर्स आउट ऑफ रेंज आउट ऑफ रेंज में ऑप्शन। जाएं। ये हमेशा एज ए प्रैक्टिस में रहेंगे, और ये जितने भी टेक्नोलॉजी आ रहे हैं इसको इनहांस मोड में लेके जाएंगे, जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी को जल्दी से जल्दी केयर कर लिया जाए। ठीक, अब जैसे मानिए अभी के समय कोई भी बच्चा है जिसको एमबीबीएस पढ़ना है, वो आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ना चाहता है, तो आप उसको गाइड करना हो तो आप एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे गाइड करोगे? क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? एज 2018 के बाद से एनबी जो एमसीआई पहले हुआ करता था, वो एक नियम बनाया है कि आप जब तक नीट क्वालिफाई नहीं होगे हम्म, तो आपको अब्रॉड नहीं जाना, तो आपको पासिंग एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लेके आना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी काउंसलर के पास जाइए, या एडमिशन कॉन्ट्रैक्टर के पास जाइए, या आपके सीनियर से उसके थ्रू आप जा सकते हैं। वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे, और आप एज ए अपना सारा डाउट उनसे क्लियर कीजिए। उसके बाद प्रोसेस होगा, आपको वहां से एडमिशन लेटर इशू हो जाता है। उसके बाद कॉलेज सेशन बाय सेशन अपने हम्म, कॉलेज के एज कमांड वहां से देता है, तो यहाँ से सारे स्टूडेंट जाते हैं। वहां पे आप एक ग्रुप में छोटा मोटा हम्म, आपसे टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स लेके आना पड़ता है। उसके बाद से हाँ, आपका एडमिशन का प्रोसेस वहाँ चालू चालू होता है, है। और उसके बाद से आप सब कुछ रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद आपका एडमिशन लेटर अप्रूव्ड होता है। हम्म, अप्रूव्ड होने के बाद आपके क्लासेस लगेंगे, और उसके बाद से सब कुछ वीजा सबसे चीज का कोई इशू होता है या नहीं होता है? वो आपका एज ए वहाँ कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं, वो हम्म, सब आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाते हैं, तो वो सब कुछ अपना करा के देते हैं। कॉलेज आप हम्म, एडमिशन लेटर भेजता है, तो उसके साथ वो आपका वीजा लगवाता है। वो आपको कुछ नहीं करना, वो ज्यादा है ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, वो सब कुछ एज इजी है। मतलब कॉलेज के फीस के अलावा जैसे ये सब कॉन्ट्रैक्ट वाले काम में कितना एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है? ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर पे। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर डिपेंड करता है हाँ। कि कितना कैसा लगेगा। और साथ साथ अब जैसे मानिए कि एमबीबीएस का कोई बंदा है, बच्चा है जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में है, तो आप उसको कौन सा एडवाइस देना चाहोगे कि आप ये करो पक्का, जो कि आपको एक अच्छे डॉक्टर बनाएगा? कंसिस्टेंसी बरकरार रखो, अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। कोई हार्ड एंड कोर कुछ नहीं है, आप करते रहो। आपका अगर आप चूज किया अपने ड्रीम को, तो आप ड्रीम को अचीव कर लोगे। यही मेरा एडवाइस है। बस कुछ ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। कुछ कोई कोई फील्ड हार्ड नहीं होता है, बशर्ते आप उसको करने के लिए अगर मन में ठाने हो, तो कोई हार्ड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अभी के समय में इंडिया में कुछ ऐसा है, जब कोई सुनता है कि कोई आदमी बाहर से एमबीबीएस करके आया हुआ है, तो उसको लगता है कि ये बंदा कुछ अचीव करके बहुत अच्छा आया हुआ है, मतलब सक्सेस हो रखा है बंदा। लेकिन इसके बाद भी उसके जीवन में क्या स्ट्रगल होता है, तो जैसे आप अभी देख रहे हैं आपके जीवन में हो रहा होगा, तो वो स्ट्रगल क्या होता है, आप बताना चाहोगे? जैसे स्ट्रगल इन द सेंस बोले कि अगर बाहर से आप फॉरेन फॉरेन से करके आए हो, अगर हम्म, मैं अपने फील्ड का बता रहा हूँ, हम्म, तो यहाँ पे एक लाइसेंसिंग एग्जाम है, उसको क्लियर करना होता है। हम्म, इसमें थोड़ा सा हार्ड नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा टैक्टिकल बोलेंगे कि आपको इसको करना पड़ता है। तो आप
फुल्ली रजिस्टर्ड डॉक्टर इंडिया में कहलाओगे। ये एक स्ट्रगल फेज है जो बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं पास आउट होने के बाद भी। और थोड़ा सा ये टैग लगा रहता है कि हम लोग FMG हैं तो इसको आउट पावरिंग करना है, बाकी सब कुछ सिस्टम सेम है। मतलब आप वापस से इंडिया में आके काम करना चाहते हो तो आपको एक और एग्जाम हाँ क्लियर करना पड़ेगा, वो लाइसेंसिंग एग्जाम उसको यहाँ बोलते हैं। वही आप बाहर कोई विदेश में काम करना चाहते हो तो वहाँ का ऑलरेडी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वो दिया रहता है, आप काम कर सकते हो। आप कोई इशू नहीं है, बस कोई इंडिया issue में नहीं। आके आप करते हो तो हाँ इंडिया में आपके लिए लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना है, एक हडल पार करना एक हडल। हाँ अब बस अब लास्ट हम लोग रैपिड फायर सेशन की तरफ चलते हैं। तुरंत बस आंसर देंगे। जी जी जी। 6 आवर्स स्लीप इनफ या डेंजरस? डेंजरस। AI can replace doctor, yes or no? No, AI cannot replace doctor, but AI can enhance the system. Skill a doctor should have. A single skill. Every doctor should have. Clinical exposure, diagnosis करने का deep knowledge. Toughest year of your life? Corona time 20 to 21. Okay. Gym or walking? दोनों अपने जगह सही है। One mistake every student should avoid. Procrastination. इसको पूरी तरह से हटा। हाँ ये आप पूरी तरह से हटा दोगे तो आप काफी हद तक सक्सेस हो। चलिए, कैसा रहा अपना एक्सपीरियंस? आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वाले कैमरा में देख के मेरे वाले कैमरा में कैसा रहा एक्सपीरियंस? लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करने के लिए बोल दो इस वाले कैमरा में। शिवम जी के साथ मुझे आज का पॉडकास्ट करने में काफी मजा आया है। और ये वैसे नहीं कि मतलब कि अब जानबूझ के बोल रियल वाला बोला। आज का पॉडकास्ट करके इनके साथ मुझे बहुत मजा आया है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल को लाइक कर दें और थोड़ा सब्सक्राइब बटन भी दबा दें। चैनल का नाम लर्निंग नाउ बाय, चैनल का नाम है लर्निंग नाउ बाय शिवम नंदा। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मजा आया मिलके आपसे बात करके।